Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from The Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. दिस डिस्कशन हेल्प्स यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एंड वेरियस अदर एग्जाम्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट डील्स विद द तेलंगाना बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स. डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिसमें सबसे पहली बार सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉसिबल हुआ है. वी हैव बीन जनरली talking about this case. We have generally been talking about this idea कि जो major जो benefits हैं या infiltration है, downward filtration है of the benefits that is not reaching to the जो exact needy लोग हैं उनके पास benefits नहीं पहुंच पा रहे हैं because जो already upgraded या already benefited scheduled caste categories हैं they generally take up all the benefits, and जो real लोग हैं जो जिसके साथ economic and socio-economic जो drawbacks हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, साथ में अटैच्ड रहती है जिन कास्ट के साथ, उसकी वजह से जो फिल्टर जो बेनिफिट्स हैं वो पर्कुलेट डाउन नहीं हो सकते एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है. एंड उसको एड्रेस करने के लिए अब ये स्टेप लिया गया है, दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल. सबसे पहले तो यहां पर हमें कुछ केसेस के बारे में जानना जरूरी है. नंबर 1 केस इज इंदिरा सोहनी केस. इंदिरा सोहनी केस के बारे में अगर हम यहां पर जाने, दैट इज फ्रॉम 1992 केस है. उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था दैट वाज 50% लिमिट सेट कर दी गई थी ऑन द रिजर्वेशन, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया था कि स्टेट्स कैन डेफिनेटली हैव रिजर्वेशन मोर देन 50% फॉर ऑल द कैटेगरीज, राइट? 27% जैसे फिक्स किया हुआ है सेंटर में ओबीसीज के लिए, राइट? एंड बाकी का जो 23% है दैट इज 21% फॉर एससी कम्युनिटीज एंड बच गया कितना आपका 2% फॉर दी एसटीज. तो ये जो कैटेगरी है इसके ऊपर भी जाके जो स्टेट्स हैं वो अपनी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, वो अपनी रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट जो एडिशन है वो किया गया था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा एंड एम्पेरिकल डेटा जिसमें डेटा आएगा रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन, रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, सोशल स्टेटस. ये सभी डेटास को आपको कलेक्ट करना है. वेरीफाइबल डेटा होना चाहिए, एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए, जिसको बाद में जुडिशियल स्क्रूटिनी के थ्रू भेजा जाएगा एंड फाइनली उसमें सेंट्रल का अप्रूवल भी जरूरी होगा. देन ओनली यू कैन हैव दी रिजर्वेशन मोर देन 50%. दैट वाज सेट फॉर दी स्टेट्स, राइट? एंड इसमें साथ में क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर का भी कंसेप्ट डाला गया था ओबीसीज के लिए. देन इसके बाद हमारे लिए केस आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज नागराज केस. नागराज केस 2006. नागराज केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रमोशंस कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस हैं, गवर्नमेंटल प्रमोशंस हैं, उनमें भी क्या रिजर्वेशन लाई जा सकती है. तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बोला गया था कि रिजर्वेशन कैन बी डन, राइट, फॉर दी इन दी डिपार्टमेंट्स, इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. रिजर्वेशन को यहां पर ओके बोल दिया गया था. देन उसके बाद आता है जर्नैल सिंह केस. जर्नैल सिंह में भी जो नागराज केस है उसको अपहेल्ड किया गया था. साथ में कुछ उनमें जो अलग एस्पेक्ट है वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसी आर्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे. जर्नैल सिंह में बस ये बोला गया था कि जो प्रमोशंस के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो एससी एसटी में आप उसको ओवरराइड कर सकते हो. एससी एसटी में हम ओवरराइड तो नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट जो यहां पर एक दिया गया दैट वाज फॉर एससी एसटी ओनली. तो उसमें एससी एसटी के रिजर्व जो सोशल अपलिफ्टमेंट है उस केस में यहां पर जर्नैल सिंह केस में एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर हमें देखने को मिला था. एंड फाइनली यहां पर हमें अभी देखने को मिल रहा है जिस केस में दविंद्र सिंह केस में हमें यहां पर एक एग्जांपल देखने को मिला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट, दैट वाज ऑफ द चिनैया केस दैट वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने भी एक बार कोशिश करी थी सब कैटेगराइजेशन करने की, लेकिन उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार कर दिया था. लेकिन अब यहां पर हम इस केस में देख रहे हैं दविंद्र सिंह केस में सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST को परमिट कर दिया है, अपनी ही रूलिंग को ओवर रूल किया है। चिनैया केस को ओवर रूल करते हुए दविंदर सिंह केस में सब कैटेगराइजेशन हैज बीन अलाउड, एंड इसका बेनिफिट अब लिया है तेलंगाना स्टेट ने, एंड तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। हियर यू कैन सी, यहां पर ये सब कैटेगराइजेशन कैसा होगा, इसमें बहुत सारी कास्ट है। यहां पर तेलंगाना में शेड्यूल्ड कास्ट कई सारी कास्ट हैं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि टोटल 59 जो यहां पर कास्ट हैं, उसमें से 18 जो कास्ट हैं उनको दिया जाएगा 9%। 18 जो कास्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं उनको 9% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 9% सब कैटेगराइजेशन में। देन बाकी की जो 26% जो कास्ट हैं उनको 5% में रखा जाएगा, एंड जो 15 सब कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की ही हम यहां पर बात कर रहे हैं, 15 जो सब कास्ट हैं उनको 1% रिजर्वेशन में यहां पर अलग से कैटेगराइज किया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। आपसे सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड केसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। यू कैन बी आस्क्ड about the स्टेट की, तेलंगाना से पहले क्या आंध्र प्रदेश ने भी सब कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें चिनैया केस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया था कि सब कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। यू मस्ट रिमेंबर दिस आर्टिकल एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस डेटा इन GS पेपर 1 सोसाइटी कि कैसे बेनिफिट फॉर दी जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनमें कैसे आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं, ये आप उसमें एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। रिसेंट जो तेलंगाना स्टेट ने एक सब कैटेगराइजेशन करके दिखाया है, वो दूसरी स्टेट में कैसे उसको इंप्लाई हम कर सकते हैं। साथ में GS पेपर 2 में भी ये जो आर्टिकल है ये आपको इंपॉर्टेंट यहां पर बन सकता है। इसमें पूछा जा सकता है हाउ हैज स्टेट या हाउ हैज कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स ओन, जो जजमेंट्स हैं पास्ट में उनको कैसे यहां पर ओवर रूल किया गया है। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल इन लेटेस्ट न्यूज, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर साइड में सेम जो न्यूज बहुत दिनों से चलती आ रही है वही न्यूज से रिलेटेड ही है कि जैसे ही USA ने टैरिफ को एग्जेम्पशन दिया है एंड 90 डे का जो पोज लिया है ट्रंप ने फ्रॉम USA, तो उसकी वजह से जो मार्केट्स हैं उन्होंने एक थोड़ी सी सर्ज देखी है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे हाइक्ड टैरिफ्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल डीप डाउन सर्ज में चली गई थी, डीप डाउन चली गई थी, एंड दे फेल, मार्केट्स फेल बहुत ही बुरी तरीके से। यहां पर हमें सर्ज वापस देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम ये जो टैरिफ वाला है ये केस तो हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। यहां पर आपको एक फोटो देखने को मिलेगी इन्फोग्राफिक्स में। दिस इज बिहू। तो बिहू जो फेस्टिवल है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कल्चर एस्पेक्ट। तो यहां पर जो फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उसमें से बिहू आपको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ असम का ये एक फेस्टिवल है जहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां पर आर्टिकल है हाउ इज स्पेस फ्लाइट सेफ्टी इंश्योर्ड। द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज रिसेंटली व्हेन यू वर अवेयर अबाउट दिस कि ISS पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक नासा की तरफ से मिशन भेजा गया था जिसमें सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर को भेजा गया था। उनको बहुत ही कम दिन के लिए वहां पर रहना था, बट ड्यू टू सम सेफ्टी इश्यूज उनको वहां पर बहुत महीने लग गए हैं, एंड वापस उनको सेफली वैसे बुलाया जा चुका है, डॉकिंग सिस्टम से बुलाया जा चुका है। ISS पे नए 2 जो स्पेस मिशंस हैं वो भेजे गए थे जिसमें एम्प्टी सीट्स भेजी गई थी जिसके थ्रू ये वापस आ पाए हैं। तो इसको हम कैसे सीख ले सकते हैं इस जो इंसिडेंट से फॉर आर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन मैं आपको बता देती हूं, गगनयान मिशन एक मैन्ड मिशन होगा इसरो की तरफ से इन द अपकमिंग ईयर्स। इसरो इज प्लानिंग टू सेंड 3 क्रू मेंबर मिशन इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द स्पेस। तो ये पहला इंडिया का ऐसा मैन्ड मिशन होगा जिसमें इसरो क्रू को भेजेगा। तो वहां पर सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे इस आर्टिकल से यहां पर हमें पता चलता है। यहां पर अलग अलग लेवल पर डिस्कस किया गया है कि कैसे, जैसे लॉन्च होते ही कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें हम कैसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कई बार होता है कि वो ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं, वहां से कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड वाइल री एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जिसमें ह्यूज फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, वहां से हम कैसे उनको सेफली री एंटर करवाएंगे अर्थ की एटमॉस्फेयर में। सो ऑल दीज aspects have been discussed here in very detail. The technical part is not very important for you, but it can be asked in the GS3 in the science and tech aspect ki
we are planning Gaganyaan mission, how are we able to ensure the safety of the astronauts, कैसे हम उसको इंश्योर करेंगे. तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेंगे कुछ आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले तो बिफोर एंड ड्यूरिंग लॉन्च, कि जैसे लॉन्च हो रहा है कई बार होता है कि वहां पर आग लग जाती है, तो जो स्पेस मिशन है, जो लॉन्चर व्हीकल है, उसमें फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं पास्ट में भी. तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, जिप लाइन का यूज किया जाएगा एंड फायर प्रूफ बबल का यूज किया जाएगा, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है इसरो के पास. इसकी तरफ से जिप लाइन से हम एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं. सेकंड इज कि चलो मान लो उन्होंने लॉन्च उनका सेफली हो चुका है, लेकिन ड्यूरिंग द मिशन जैसे ही वो एक लो ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, उनमें क्या क्या यहां पर हम एस्पेक्ट्स यूज कर सकते हैं. तो यहां पर ये बोला गया है द क्रू मॉड्यूल इज फास्टन टू दिस टावर लाइक स्ट्रक्चर. यहां पर आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि जैसे यहां पर क्रू है, तो इसके साथ क्रू एस्केप सिस्टम एक रॉकेट फॉर्म में आपको टावर लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऑन द स्क्रीन. तो ये क्या करेंगे कि जैसे ही यहां पर सिग्नल भेजा जाएगा कि यहां पर कुछ इशू हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ये क्रू जो जहां पर क्रू रहेगा, जहां पर क्रू का रेजिडेंशियल जो पार्ट होगा स्पेस मिशन में, उसको उसके साथ अटैच करके लगाया गया है. ये पुल मैकेनिज्म पे रखेगा एंड ये टेक ऑफ कर जाएगा विद द क्रू विद इटसेल्फ, एंड फिर उसको बाद में री एंटर करवा दिया जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, राइट. तो जो नासा है वो ऑलरेडी उसके पास भी ऐसा एक सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन वो पुश टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं कि वो यहाँ पर जो ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, इसके नीचे यहाँ पर जो ये टावर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रू एस्केप सिस्टम है, वो लगा होता है. तो वो पुश कर देता है, जो भी एक्सीडेंट वाला पार्ट है उसको पुश कर देंगे एंड फिर वो वहां पर अलग हो जाएंगे फ्रॉम दी एक्सीडेंटल पार्ट या फिर जो भी हार्म्ड पार्ट है स्पेस मिशन का उससे. तो ये डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स पे डिफरेंट तरीके से यहाँ पर लगाया जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, डिफरेंट हाइट्स पे ये डिफरेंट तरीके से लगाया जाएगा. यहाँ पर आपको लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर देखने का मिलेगा नाम, तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने आंसर में. लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर एंड हाई ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर, दोनों का इस्तेमाल करके किस हाइट पर कौन सी मोटर को एक्टिवेट करना है, ये यहाँ पर हम ऑलरेडी अपने जो मिशन है गगनयान मिशन, उसमें हम यूज करने वाले हैं. देन उसके बाद है पैड अबोर्ट. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों ही ये डिसाइड करेंगे किस टाइम पे अब मिशन को अबोर्ट करना है, किस टाइम पर. ऐसा भी हो सकता है दोनों ही मोटर्स को एक साथ लॉन्च किया जाए फॉर दी इग्निशन, फॉर दी थ्रस्ट जो रिक्वायर्ड होगा उस ऑल्टीट्यूड पे. देन उसके बाद है स्टेइंग इन दी ऑर्बिट, एंटरिंग एंड स्टेइंग इन दी ऑर्बिट. वहां पर भी बहुत सारे स्पेस डेब्रिस के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पर जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें लिविंग क्वार्टर्स होंगे क्रू के एंड पैसेंजर्स, इफ एनी वाइल द सर्विस मॉड्यूल कैरीज द फ्यूल. जो सर्विस मॉड्यूल है वो क्या कैरी करेगा, फ्यूल, इंजन एंड कंट्रोल सिस्टम. जो क्रू मॉड्यूल है उसमें जो क्वार्टर्स होंगे, लिविंग क्वार्टर्स वो होंगे, बाकी के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सर्विस मॉड्यूल में होंगे. तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको जो ये सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी है उसमें से इमरजेंसी इवैक्यूएशन अगर जरूरी होगा तो वहां से हम करवा सकते हैं. साथ में आईएसएस में हम डॉक कर सकते हैं. हालांकि जो गगनयान मिशन है दैट इज नॉट मेंट टू गो टू आईएसएस, उसने वहीं पर ऑर्बिट करना है, आईएसएस में नहीं जाएंगे. लेकिन स्टिल इन केस एनी मिसहैपनिंग अकर्स तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो आईएसएस पे जाके डॉक कर सकते हैं. गगनयान मिशन में जो LVM-3 हम यूज करने वाले हैं, जो भी हम लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं, वो वहां पर जाके उसको डॉक कर सकते हैं आईएसएस पर. एंड वहां पर ऑलरेडी एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर वहां पर बिल्ड कर चुका है नासा कि इन केस एनी मिसहैपनिंग अकर्स तो वहां पर जाके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे कैन बी सेफ, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है. एंड जैसे अब की बार हुआ है सुनीता विलियम्स के साथ, तो वहां पर दोबारा एक मिशन भेजा जाएगा जिसमें से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकता है टू इंश्योर देयर सेफ्टी व्हाइल रिटर्निंग टू द अर्थ. यहां पर 10 जो गगनयान मिशन है उसमें हम बोल रहे हैं कि 10 पैराशूट जो है सिस्टम, यहां पर लेयर्ड पैराशूट सिस्टम लगाया जाएगा. एंड जैसे ही वो सी में स्प्लैश करेंगे, सी में जब वो उनकी लैंडिंग हो जाएगी, देन पैराशूट सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इजेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एस्ट्रोनॉट्स. सो ऑल दिस इज अबाउट, दिस इज सो टेक्निकल, यू मस्ट बी नोइंग कि इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत टेक्निकल है. आपको बस 3 स्टेजेस याद करनी है. एक तो जब लॉन्च, एक तो सबसे पहली स्टेज तो जब लॉन्च ही नहीं हुआ है, कि वाइल लॉन्च होने ही वाला था उसी समय पर उसने आग पकड़ लिया है, तो मतलब लैंड पर ही है, उन्होंने ऑल्टीट्यूड नहीं देखी है अभी तक, तो वो तभी के तभी जिप लाइन से निकाले जा सकते हैं या बबल से निकाले जा सकते हैं. फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज एक ऑल्टीट्यूड पे वो जा चुके हैं, या फिर लो ऑल्टीट्यूड हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड हो, उसके ऊपर कैसे हम सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं. एक ही इतना ही आपको याद रखना है, लो ऑल्टीट्यूड इवैक्यूएशन मोटर आप याद रख सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड इवैक्यूएशन एस्केप मोटर आप यहाँ पे याद कर सकते हैं.
देन उसके बाद है कि जब ऑर्बिट कर रहे हैं तो वहां पर कैसे, उसमें एक तो ये जो टावर लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूज कर सकते हैं, दोनों मोटर्स को साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर आईएसएस पे हम उसको डॉक करा सकते हैं। एंड वाइल रिटर्निंग टू द अर्थ एक लेयर्ड पैराशूट सिस्टम है जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। एंड जो बिल्डिंग मटेरियल है लॉन्च व्हीकल का या री एंट्री व्हीकल का, उस मटेरियल को भी ध्यान में रख के बनाना है ताकि जो फ्रिक्शन है अर्थ के साथ उसकी वजह से जो लॉन्चिंग जो लैंडिंग व्हीकल है वो फायर ना कैच कर ले। तो इस तरीके से आप इस आंसर को एक बहुत अच्छे तरीके से सेफली आंसर कर पाएंगे, राइट। बिकॉज गगनयान मिशन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चलेगा बिकॉज उसके ऊपर डेवलपमेंट जारी है। हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स उसको लॉन्च किया जा सके या डिले भी हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। बट लेकिन अगर पूछा जाए कि गगनयान मिशन में हम कहां देखते हैं इंडिया को, इसरो को कहां देखते हैं टू इंश्योर दी सेफ्टी, बिकॉज रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ये करंट में आ गया है, तो फिर से गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे हम एस्ट्रोनॉट्स की, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द स्टबल बर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही अच्छे इसमें आपको सजेशन सजेस्ट किए हुए हैं। आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज रीड इट वंस ऑन योर ओन। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट आर्टिकल, लेकिन इसको आप पढ़िएगा, इसमें आपको एक इलेबोरेट जो थिंकिंग है, जो इलेबोरेट जो आपकी रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होगी, आपका खुद का एनालिसिस भी इसमें डेवलप हो सकता है, राइट। तो ये हम स्टबल बर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग के केस में सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप आंसर राइटिंग के लिए इस आर्टिकल को यूज करेंगे, एक बहुत ही सुंदर आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रिपेयर करके दिया हुआ है कि जैसे ही इंडो गैंगेटिक प्लेन की हम बात करते हैं, जैसे ही जो टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसे ही विंडोज आती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, एंड जो विंड्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पॉल्यूटेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर प्लांट पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर एमिशन, डस्ट प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स, इन सब की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर पोल्यूशन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में पोल्यूशन है, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग उसमें जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसमें एक इंडक्शन हमें देखने को मिलता है, लगभग 30 to 40% इसमें इंडक्शन देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग। तो यहां पर एक इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में ड्यूरिंग द विंटर्स स्टबल बर्निंग कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जैसे हम पंजाब की तरफ से देखें कि ऐसा देखा गया, स्टडीज में देखा गया कि लगभग 54% टाइम ऐसा हुआ था, जैसे अगर मान लो 100 टाइम्स अगर विंड ब्लो करिए, 54% टाइम्स ऐसा देखा गया कि जो विंड है वो पंजाब से डायरेक्टली दिल्ली फ्लो करती है। एंड 27% हरियाणा के केस में भी देखा गया है कि जो विंड है वो दिल्ली की तरफ ब्लो करती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो एडिशन प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी दिल्ली इज ऑलरेडी अ पॉल्यूटेड सिटी, उसमें और एक जो इंसर्जेंसी, या फिर हम ये कह सकते हैं इंसर्जेंसी तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, जो सर्ज है उसमें वो देखने को मिलता है पोल्यूशन में बाय 20 to 40% इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है स्टबल बर्निंग से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है, इसमें बहुत ही सुंदर एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, दैट इज गवर्नमेंटालिटी। गवर्नमेंटालिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इट इज अ कंसेप्ट बाय फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर माइकल फुकॉल्ट। यहाँ पर बताया गया है गवर्नमेंटालिटी का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को कोअर्सिव मैनर में नहीं लॉन्च करती है, नहीं इंप्लाई करती है, मतलब फोर्सफुली नहीं, उसको एक लॉ की तरह नहीं अप्लाई कर रही है, बल्कि एक्सपेक्ट कर रही है सिटीजन से कि वो अपना ही सेल्फ करेक्टिंग बिहेवियर दिखाएं एंड अपना ही सेल्फ मैनेजिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर दिखाएं, तो उसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ गवर्नमेंटालिटी, राइट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो स्टडीज हैं वो शो करती हैं कि गवर्नमेंटालिटी की वजह से क्या है, जो इश्यूज हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव की तरफ तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है साइड में कह रही है कि ग्रेन्स बहुत ज्यादा आपको प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन दूसरी साइड कह रही है कि आपको स्टबल बर्निंग को भी कम करना है, लेकिन इसी तरफ स्टबल बर्निंग में कोई आपका जो सपोर्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से। साथ में जो एमएसपी है उनमें भी कोई भी ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है नॉर्दर्नर फार्मर्स की तरफ से। एंड पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब और हरियाणा फार्मर्स की अगर हम बात करें, बहुत ही वास्ट ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है इनके लिए, बिकॉज जो स्टेपल फूड्स है, स्टेपल क्रॉप्स है, जस्ट लाइक व्हीट एंड राइस है, इनको जो एमएसपी है, सबसे ज्यादा एमएसपी में फायदा इन्हीं क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से एक मोनोक्रॉपिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहां पर साइकिल ऑफ इंडेटनेस, मार्जिनलाइजेशन में फार्मर्स को पुश कर दिया जाता है। तो एक जरूरत है यहां पर एमएसपी को भी रेगुलेट करने की एंड एक उसको बाइफरकेट करने की, उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की, ताकि मोनोक्रॉपिंग का सिस्टम भी खत्म हो सके। अगर मोनोक्रॉपिंग का सिस्टम अगर खत्म होगा तो उसकी वजह से जो एक हेस्टी डिसीजन लेते हैं फार्मर्स फॉर बर्निंग ऑफ दी स्टबल, वो उसमें हमें गिरावट डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। जो
भी उस समय पर रबी क्रॉप्स में ऑल्टरनेट क्रॉप्स प्रेजेंट हैं, डेफिनेटली हमें एक फूड सिक्योरिटी जो हमारी स्कीम्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स चाहिए होते हैं। बट फॉर द पंजाब एंड हरियाणा स्टेट हम इस चीज को थोड़े समय के लिए, थोड़े सालों के लिए इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम उनको मोनोक्रॉपिंग से डाइवर्स क्रॉपिंग की तरफ लेके जा सकते हैं एंड उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सकता है इन दिस केस, राइट। देन इसमें नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे फार्मर्स के साथ अगर बात करी जाए, फार्मर्स के साथ यहाँ पर इंटरव्यू करे गए थे तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो फार्मर्स के ऊपर जो उनके रूल्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज तो कभी बंद नहीं होती हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई खासा उनके ऊपर फाइन हमें नहीं देखने को मिलता है। उनको तो फेवर करती है सरकार, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके अगेंस्ट काम कर रही है in the form of heavy fines, right? Then उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है about the अड़हतियाज, that is the middleman। अड़हतियाज की भी बात करी गई है कि जनरली जो फार्मर्स हैं वो किसी बीच में मिडलमैन को इन्वॉल्व करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो उनकी फसल है वो कहाँ पर जा सके, मार्केट में जा सके, मंडी में जा सके। इसकी वजह से जो फेयर प्राइसेस उनको मिलते हैं उससे बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पर इनकी फसल को खरीद लिया जाता है। अर्ली सेलिंग ऑफ क्रॉप्स की वजह से यहाँ पर उनका एक तो खुद का ही जो डेट साइकिल है उसमें चले जाते हैं, या किसी कमीशनिंग एजेंट को अगर वो अपनी फसल दे रहे हैं टू सेल इट ऑफ, तो वो क्या करते हैं कि अगली जो क्रॉप है उसमें ऑलरेडी उनकी इनकम को कम कर देते हैं, उसी अगली अपनी जो कमीशन है वो अगली क्रॉप के इनकम से पहले ही काट लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो ये डेट साइकिल में है फार्मर्स फंसे रहते हैं और इसीलिए ये मोनोक्रॉपिंग पैटर्न से निकल नहीं पाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मिडल मैन और कमीशनिंग एजेंट्स बीच में आते हैं फॉर दी लाइक मंडीज, फॉर दी मार्केट एंड दी फार्मर्स, तो बीच में जब मिडिल मैन क्रॉप लेके जाते हैं वो बहुत ही कम प्राइस पे लेके जाते हैं एंड वो बेचते हैं एट द रिक्वायर्ड प्राइसेस, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। फार्मर्स आर नॉट सो वेल अवेयर अबाउट द मार्केट रिफॉर्म्स एंड दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट, दे डू नॉट हैव वेरी वास्ट नेटवर्क ऑफ, जो खरीदार हैं उनके, जो कंज्यूमर्स हैं उनके वास्ट नेटवर्क नहीं होने की वजह से व्हाट दे डू इज कि हमारी क्रॉप ना बिके, इससे बेटर है हम उसको थोड़े से कम रेट पर बेच देते हैं, एटलीस्ट क्रॉप बिकेगी एंड घर में थोड़ा सा पैसा आएगा। इस वजह से क्या है, जो अड़हतियाज है, जो मिडिल मैन है, वो एक बहुत हायर प्राइस पे मार्केट में बेचते हैं एंड जो ज्यादा प्राइस का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो अड़हतियाज के पास चला जाता है। अगर कमीशनिंग एजेंट की बात करें, मिडलमैन की ना बात करें, कमीशनिंग एजेंट बिकवा तो देंगे फसलों को, लेकिन अगली क्रॉप की इनकम में से भी अपना हिस्सा ऑलरेडी बुक्ड रखते हैं, जिसकी वजह से जो डेट बर्डन है वो कभी भी कम नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं सरकार की तरफ, आर्टिकल में सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए कि जो स्टबल है, राइट, स्टबल बर्निंग को कम किया जाना चाहिए, डेफिनेटली कम किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए स्टबल बर्निंग होती क्यों है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्लियरिंग ऑफ द फार्म। सबसे पहले बिकॉज व्हेन यू आर कटिंग डाउन द पैडी क्रॉप एंड यू आर सोइंग द व्हीट, तो बीच में जब पैडी को कट किया जाता है तो उसके जो स्टबल है वो उसमें खेत में ही रह जाते हैं, फील्ड में रह जाते हैं। स्टबल एक वुडन पार्ट होता है क्रॉप का, प्लांट का, तो वो वहीं रह जाता है। क्रॉप को प्लक भी कर लिया, क्रॉप को काट भी लिया है, तो भी जो क्रॉप है ग्राउंड में, जो रूट्स हैं वो वहां पर रह जाते हैं, तो फार्म को क्लियर करने के लिए चाहिए है। सेकेंड इज, ये माना जाता है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ में टाइम को बचाने के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ द, जो टाइम स्पैन अब यहाँ पर रबी से खरीफ में है, एक वास्ट टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन खरीफ बिकॉज जो ऑलरेडी डिलेड होती है मॉनसून टाइम की वजह से, मॉनसून में नेचुरल जो रेनफॉल है, नेचुरल जो एक इरिगेशन है, उसको प्रोमोट करने के लिए ऑलरेडी खरीफ को डिलेड कट देखने को मिलता है एंड जो रबी है उसको सोइंग सीजन को बहुत ही कम समय मिलता है। तो दैट इज वाई लेट ना हो जाए क्रॉप सोइंग में। अगर बोई लेट है तो काटेंगे बहुत लेट काटेंगे तो मार्केट में बहुत लेट पहुंचेगी एंड इसकी वजह से जो है फार्मर्स की क्रॉप कभी कभी नहीं भी बिकती है या बहुत ही कम प्राइसेस पे बिकती है इन कंपैरिजन टू दी अदर फार्मर्स। सो दैट इज व्हाई व्हाट दे डू इज दे मेक हेस्टी डिसीजंस, दे ट्राई टू बर्न दिस स्टबल, जिसकी वजह से जल्दी उनका फार्म क्लियर हो, फर्टिलिटी इंक्रीज हो एंड वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप को यहाँ पर सो कर सके। तो दैट इज व्हाई यहाँ पर सरकार का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, उनकी तरफ से इंटरवेंशंस आ सकते हैं कि स्टबल को हम एनर्जी पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में कुछ ऐसा हो सकता है उसको पैकेजिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर लें,
या फिर साथ में हो सकता है कि उसको फॉडर में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए लेकिन जो सप्लाई वैल्यू चेन है उसमें एक बड़ी रिफॉर्मेशन की जरूरत है कि सरकार को प्राइवेट प्लेयर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से जो फार्मर्स हैं उनको ऑन फील्ड जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर स्टबल बर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं भरना एक भी पैसा, एंड आपको विद इन टाइम हम इसकी जो कटाई है जो स्टबल की हम उसको करके और अपने आप ले जाएंगे, एंड जो आपका स्टबल है आपके फार्म पर उसका हम आपको पैसा भी देंगे। आपको कोई पैसा भरना नहीं है, आपको बल्कि पैसा मिलेगा। सो इट माइट क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर्स कि इससे थोड़ा सा इनकम उनकी जनरेट होगी, तो ये स्टबल को बर्निंग को डिले कर सकते हैं। साथ में जो फार्म टू वेस्ट जो इसका मैकेनिज्म है इसमें भी इंटरवेंशन करने की जरूरत है, रेगुलेटरी इंटरवेंशंस की जरूरत है एट 3 लेवल्स। सबसे पहले तो स्टबल बर्निंग को प्रोहिबिट करना चाहिए, दूसरा इसमें सिलेक्टिव परमिट्स देने चाहिए, एंड तीसरा यहां पर बोला जा रहा है कि जो स्टबल यूसेज है जैसे कि हमने ऊपर बात करी पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, साथ में हम इसको फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं, उसको भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द स्टेट एक्टर्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल हियर। यहां पर आप देख सकते हैं दिस लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस लास्ट सेक्शन जिसमें सजेशंस दिए हैं, ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूं के यूं लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे की इंटरवेंशन क्या है कि जो फेयर प्राइसेस हैं उनके प्रोडक्ट्स की वो फार्मर्स को रिसीव होनी चाहिए, मिडिल मैन का जो रोल है उसको हटा देना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशो इकोनॉमिक प्रेशर ऑफ कंज्यूमरिज्म वो भी फार्मर्स को अवेयर करना चाहिए कि जो कंज्यूमरिज्म अभी एस्पिरेशनल कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, दैट इज डिट्रीमेंटल टू देयर लिमिटेड इनकम। जो उनकी लिमिटेड इनकम है उसकी वजह से जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द अदर जो रिच लोग हैं, हाई स्टेटस लोग हैं, उनकी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, उसको भी यहाँ पर अवेयर करना जरूरी है कि दैट इज नॉट नेसेसरी टू सर्वाइव, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज डाइवर्सिफाइंग योर एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? सो दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव आर्टिकल, you must give it a read, this article and the ensuring the safety of the astronauts, that these both articles are very very important for you, and the very first article which we discussed was very important from GS2 perspective, and also you can use that article in GS1, right? So like the video, share the video, subscribe the channel, and keep watching, keep reading the newspaper. Thank you and have a nice day.